हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वर्दी लवर सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पॉलिटी का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं जो कि हमारा संविधान से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक है, तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है संविधान। तो संविधान को यदि हम सरल भाषा में परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि संविधान नियम अथवा कानूनों की एक ऐसी दस्तावेज हैं जिसकी सहायता से किसी भी राज्य का अर्थात क्या यहाँ पर देश, ठीक है, तो किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक, तो संविधान कानून तथा नियमों की एक ऐसी दस्तावेज हैं जिसकी सहायता से किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। ठीक, तो आइए इसके संदर्भ में हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि एम.एन. राय ने सुझाव दिया कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संवैधानिक सभा का होना चाहिए। ठीक है, किसने दिया था सुझाव सबसे पहले? तो एम.एन. राय। एम.एन. राय मतलब मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय ने सबसे पहले ये सुझाव दिया था 1934 में कि भारतीयों के लिए जब हम संविधान बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए और संविधान सभा के अंदर में काफ़ी सारे मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे और वे सब मिलकर के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, यानी कि वे सब मिलकर के संविधान को बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय संविधान बनाने के लिए ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव रखा 1935 में। भाई 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने कहा था कि भारतीयों के लिए जो है संविधान बनाने के लिए एक संवैधानिक सभा का गठन किया जाना चाहिए। ठीक, तो इसी बात को समझ करके कांग्रेस ने 1935 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव रखा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, तो इसी अनुशंसा पर कैबिनेट मिशन योजना का गठन 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली थे जो कि लेबर पार्टी प्राइम से संबंध रखते थे। उन्होंने 15 मार्च 1946 को घोषणा किया। उन्होंने 15 मार्च 1946 को घोषणा किया कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत का दौरा करेंगे। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन का जो गठन किया गया था वो भारत की दौरा करेंगे, जिसमें टोटल 3 सदस्य थे। जो एक थे सर पैथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन थे, यानी कि अध्यक्ष थे। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। उसके बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। तो ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में और इन तीनों ने भारत का दौरा किया था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की गठन कब की गई थी? तो 1946 में की गई थी। ठीक है, मार्च के आसपास में की गई थी इसकी गठन और ये लोग जुलाई में जो है इंडिया आ गए थे। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया तथा संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण किया गया। भाई देखो, कैबिनेट मिशन का काम क्या था? तो कैबिनेट मिशन का काम था ब्रिटिश से इंडिया में आकर के एक संविधान सभा का गठन कर देना। अब उस संविधान सभा में कई सारे मेंबर्स होंगे और उन मेंबर्स का काम क्या होगा कि वे संविधान निर्माण प्रक्रिया को पूरा करें। तो सरल और साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन का काम क्या था? तो कैबिनेट मिशन संविधान सभा की गठन करेंगे और संविधान सभा संविधान निर्माण करेंगे। कैबिनेट मिशन संविधान सभा की गठन करेंगे और संविधान सभा का काम क्या होगा? भारतीय संविधान को बनाना, भारतीय संविधान का निर्माण करना। ठीक है, संविधान सभा के लिए आम चुनाव कराया गया जिसमें 389 मेंबर्स को चुना गया।
संविधान सभा का एक चुनाव कराया गया, आम चुनाव, जिसमें 389 मेंबरों को चुना गया था। इसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देसी रियासत के थे और 4 उच्चायुक्त के थे। और वो उच्चायुक्त कौन कौन से थे? तो एक तो थे दिल्ली, दूसरा मेवाड़ और अजमेर, और तीसरा था कुर्ग यानी कि कर्नाटक, और चौथा था बलूचिस्तान। तो ये 4 जो थे देसी उच्चायुक्त थे। ठीक है, देखिए संविधान सभा के लिए एक आम चुनाव करवाया गया जिसमें 389 प्रतिनिधियों को चुना गया, जिसमें 292 जो थे इसमें प्रतिनिधि वो ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 प्रतिनिधि देसी रियासत के थे, और 4 जो सदस्य थे वो उच्चायुक्त के सदस्य थे। 4 उच्चायुक्त कौन कौन से थे? तो दिल्ली, अजमेर और मेवाड़, कुर्ग जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और चौथा था बलूचिस्तान। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। तो देखिए संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उस समय टोटल 389 मेंबर्स हुआ करते थे संविधान सभा में। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई 1946 में तो 389 सदस्य थे, लेकिन 1946 के जस्ट एक साल बाद ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश का विभाजन हो गया था। तो विभाजन के बाद कुछ मेंबर जो थे संविधान सभा के वे पाकिस्तान चले गए थे। तो उसके बाद हमारे इंडिया में टोटल 299 मेंबर रह गए थे। तो अगर 1946 में पूछे तो 389 थे शुरुआती दौर में जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, तो उस दौरान जो है 299 मेंबर बचे थे। अच्छा, और अंतरिम रूप से जब संविधान को लागू किया गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किया गया था, तो टोटल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये थे टोटल मेंबर्स थे। अच्छा, इसमें खास बात एक ये भी है कि संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं भी थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं भी हुआ करती थी। और जो B.R. अम्बेडकर जी थे, उनका चुनाव संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से हुआ था। B.R. अम्बेडकर जी का जो चुनाव था वो संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का जब गठन हो गया था तो संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, दिल्ली की सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी थी, उसी के एक रूम में हुआ था, जो कि वर्तमान में अभी संसद भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहाँ पर हुई थी और उसकी अध्यक्षता संविधान सभा की जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनके द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा के पहली बैठक के ही दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी वो 13 दिसंबर 1946 को, देख रहे हैं 2-2 दिन बाद हो रहा है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक की खास बात ये थी कि उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने करे थे, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करे थे, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा
उद्देश्य संकल्प को प्रस्तुत किया गया था कि भाई संविधान बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा संकल्प क्या है, जिसे बाद में सर्वसम्मति के द्वारा 22 जनवरी 1947 को, कब जी, तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया। अभी जो हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक, ऐसे जो पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो वो जो है प्रस्तावना है संविधान की। और ये संविधान की जो प्रस्तावना है वो 22 जनवरी 1947 को सभी की सम्मति के द्वारा जो है अपनाया गया था, ठीक है। अच्छा, संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। अच्छा, टोटल 60 देशों का संविधान अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान को बनाया गया। टोटल 60 देशों का संविधान अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान को बनाया गया था, और उसमें भी 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और जिसमें खर्च जो है आपका 63,96,729 रुपये हुए थे। 63,96,729, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग में 64 लाख की खर्च हुई थी संविधान निर्माण प्रक्रिया में, ठीक है। अच्छा, आगे है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में हम कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, 26 नवंबर को संविधान के बहुत सारे भाग जो है या अनुच्छेद उसी दिन इम्प्लीमेंट में आ गए थे, लागू कर दिए गए थे, ठीक है। परंतु पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम किसके, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिवस होता है, तो गणतंत्र दिवस होता है, ठीक है। और 26 नवंबर को हम किस डे के रूप में मनाते हैं, तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर के तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 यानी कि 2 महीना देर करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि महात्मा गांधी तथा बाकी के अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने 26 जनवरी 1930 को एक शपथ ली थी कि हम अपने देश की जो आज़ादी है, देश की जो स्वतंत्रता है, उसको हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। तो इसीलिए जो है इन्होंने 26 जनवरी 1950 तक का वेट किया, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। अब देखेंगे संविधान सभा में सदस्य। तो संविधान सभा में सदस्य जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में हुई थी, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। दूसरी जो बैठक थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और संविधान सभा के दूसरा जो उपाध्यक्ष थे वो थे वी.टी. कृष्णमाचारी जी थे, ठीक है। वी.टी. कृष्णमाचारी जी थे उपाध्यक्ष दूसरे, ठीक है। अच्छा, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव जी।
एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किसने किया? देखिए, एंग्लो इंडियन कौन होते थे? तो एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति होते थे जिनके माता या पिता दोनों में से कोई एक व्यक्ति ब्रिटिश प्रांत के नागरिक हो, यानी कि ब्रिटेन के मूल निवासी हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एंग्लो इंडियन कहेंगे। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किसने करा था? तो फ्रैंक एंथनी ने किया था। पारसियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो HP मोदी ने किया था। GV मावलांकर यानी कि गणेश भाई मावलांकर जो थे वो लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे। लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था और पहला आम चुनाव भी 1952 में ही हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोकसभा का गठन किया गया था तो उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो GV मावलांकर जी थे। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों 14 सितंबर को हम हिंदी भाषा दिवस के रूप में इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी हमारा क्या है? एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, औपचारिक भाषा है, ना कि हमारा राष्ट्रभाषा है। बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी संशय है कि हिंदी हमारी जो है राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि भारत जो है, भारत की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि भारत की, अभी हम आगे पढ़ेंगे और कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है, लेकिन भारत की यदि राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। जिस प्रकार से भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ठीक है, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है। भारत का कोई भी अपना ऑफिशियल धर्म नहीं है, भारत का कोई भी जो है अपना राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है। ठीक है, हिंदी जो है हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को, कब? तो भाई 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसीलिए हम जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 24 जनवरी 1949 को संविधान, 24 जनवरी 1950 होगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को तो संविधान पूर्ण रूप से लागू कर ही दिया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को भी और राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे तो उनका जो है कोई वोट नहीं हुआ था, मतलब वो इलेक्टेड नहीं थे, वो सिलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे जो कि सिलेक्टेड थे, ना कि इलेक्टेड थे। संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। ठीक है, अच्छा, मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में भी देखेंगे तो 22 भाग हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे सब भाग भी जोड़े गए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें फिर 25 हो जाएंगे, क्योंकि 3 जो हैं छोटे सब भाग जुड़े हैं। जैसे आपका हो गया भाग 4 का ए जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, भाग 9 का ए हो गया जो कि आपका नगर पालिका से संबंधित है, उसके बाद सहकारी समितियां हो गया,
ठीक है। तो ये जो है 3 भाग होते हैं, कितने हो गए, तो 25 हो गए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 22 भाग हैं। अच्छा, 8 से बढ़ करके कितने अनुसूचियां हो गई, तो 12 अनुसूचियां हैं और 471 अनुच्छेद हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा के द्वारा कुछ और भी कार्य किए गए थे। उनका काम केवल संविधान निर्माण करना ही था, लेकिन उनके अलावा संविधान सभा ने और भी कार्य किए थे। वो कौन कौन से कार्य थे, तो 22 जुलाई 1947 को पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किए गए राष्ट्रध्वज को अपनाया था उन्होंने। पिंगल वेंकैया जो थे, उनके द्वारा डिजाइन किए गए राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। किसने अपनाया, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। 1949 में राष्ट्रमंडल खेल, 1949 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी भाग लिए थे, सदस्यता ली थी। और 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत सभी को पता है क्या है, वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। उनकी एक पत्रिका थी आनंद मठ। ठीक है, तो आनंद मठ जो है उपन्यास है, तो उसी उपन्यास में जो है राष्ट्रगीत का वर्णन किया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर हम चट्टोपाध्याय जी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और जो राष्ट्रगान था, राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था, और ये सर्वप्रथम जो है 1911 में दिल्ली दरबार में गाया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के अंदर समितियां, अब देखिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट समितियां थी, कमेटी थी संविधान सभा की, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद के अंदर जो समितियां थी, वो संचालन समिति थी राजेंद्र प्रसाद के अंदर, और वृत्त कर्मचारी, ये भी वृत्त और कर्मचारी, ये भी किसके अंदर में थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर में। तो ये दोनों समितियां, संचालन समिति और वृत्त कर्मचारी समिति, ये दोनों थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर में। जवाहरलाल नेहरू के अंदर में कौन कौन सी समितियां थी, तो राज्य कमेटी और केंद्रीय शक्तियां, ये दोनों कमेटी किसके अंदर थी, तो जवाहरलाल नेहरू के अंदर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक आदिवासी अधिकार का जो है समिति था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बनता है मसौदा समिति, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं ना। मसौदा समिति को हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। तो इसी के साथ जो है संविधान से जुड़े जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, वो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करा है। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपकी कोई डाउट्स हो, या वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा, ठीक है, इसका भी जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जो है अच्छे अच्छे होने चाहिए। मैंने एक पिछली वीडियो डाला था, तो उस पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले राज्य, पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले राज्य या फिर पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, उसकी मैंने एक ट्रिक बताया था, पंगु राज, है ना। प से पंजाब, ग से गुजरात, र से राजस्थान, ठीक है, और पंगु राज, ठीक है, और ज से जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन एक कमेंट में आया था कि सर पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले हैं सचिन। सही जवाब आ जाएगा सचिन। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे अच्छे कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूंगा, और आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। ठीक है, इस बार तो वर्दी पक्का लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।